हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, कॉलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, उनके रूल के बारे में, उन्होंने कैसे कॉलोनी बना लिया था हमारे एरिया को। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले कि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि कंट्री साइड यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए ये कॉलोनियल रूल क्या था, ये ब्रिटिशर का रूल जो था वो उनके लिए क्या था। हम बंगाल के बारे में देखेंगे आज की वीडियो में। हम ये देखेंगे कि जो लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए वो कैसे किए, क्या उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, लोगों पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनका राज उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया, जो वो लॉज लेकर आए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिज़ल्ट क्या निकले, मतलब कि कौन रिच हुआ कौन पुअर बना, किसके पास नई लैंड आ गई और किसके पास पहले से बची हुई जो लैंड थी उसकी लैंड थी वो उसको छोड़ के जाना पड़ा। जब पीजेंट्स को मनी की ज़रूरत पड़ती थी, पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो किसके पास जाएंगे, ये सब डिटरमाइन करने वाला कौन था, ये सब उनके लॉज से पता चलता था। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने लॉज बना दिया और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हर बारी ऐसा नहीं था। बल्कि क्या था कि कई बारी उनके जो लॉज थे वो अगर अच्छे नहीं होते थे मोस्टली टाइम्स, तो लोग उसका विरोध भी किया करते थे। तो उन सारी रेजिस्टेंस के बारे में भी हम देखेंगे। हम देखेंगे सोर्सेज के बारे में, किन सोर्सेज से हमें इन हिस्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है, हिस्टोरियंस को क्या प्रॉब्लम आती है इन सोर्सेज को इंटरप्रेट करने में। हमारे पास जो सोर्सेज है वो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सर्वेज हो गए, जनरल्स हो गए, अकाउंट्स हो गए जो ट्रैवलर्स वगैरह आए थे उनके, या फिर रिपोर्ट हो गई जो कमीशन ने सबमिट की थी। ये सारे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हो गए। ये तो एक ओवरव्यू था। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बंगाल और उसके ज़मींदार्स के बारे में देखते हैं। बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे और सबसे पहले अपना राज जो है उन्होंने बंगाल में ही स्टैब्लिश किया था। और यहीं पर सबसे पहले उन्होंने गांव की जो रूरल सोसाइटी है उसको रीऑर्डर करने की कोशिश की थी, साथ साथ नए लैंड राइट्स, नए रेवेन्यू सिस्टम लाने की कोशिश की थी, नए तरीके लाने की कोशिश की थी कि कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अब ऐसे ही हमें बताया जा रहा है बुर्दवन के बारे में, एन ऑक्शन इन बुर्दवन। देखो आपको बताया जा रहा है कि क्या है, 1797 में क्या है, बुर्दवन में ऑक्शन हो रहा होता है। ऑक्शन मतलब कि नीलामी, कोई प्रॉपर्टी है उसको नीलाम किया जा रहा है कि कोई भी आए, सबसे ज़्यादा बोनी बोले, सबसे ज़्यादा बताए कि ये हम ये इतने में ख़रीदेंगे, कोई बताएगा कि इतने में खरीदेंगे। जो सबसे ज़्यादा उस लैंड की कीमत बताएगा और उस कीमत को देने के लिए राज़ी भी होगा, उसको ये लैंड दे दी जाएगी। यही होता था ऑक्शन। अब 1797 में ऑक्शन हो रहा था बुर्दवन में। किस चीज़ का ऑक्शन हो रहा था? बुर्दवन का जो राजा था उसके पास बहुत सारे महल थे, उनमें से कुछ महल का क्या है, नीलामी की जा रही थी। अब महल की नीलामी क्यों की जा रही थी? तो देखो इसके लिए हमें बताया गया है कि इससे ठीक 4 साल पहले 1793 में क्या है, परमानेंट सेटलमेंट जो है ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर चुके थे। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट ये था कि जैसे मान लो राजा है, और जैसे राजा वगैरह कौन किन्हें कहा जा रहा है, जनरली ज़मींदार को कहा जा रहा है। ज़मींदार को तलुकदार या फिर राजा भी कहते थे। इन लोगों को क्या है, इनके एरिया में बहुत सारे गांव आते हैं। अब इन्हें अपने गांव से कुछ टैक्स कलेक्ट करके देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। और वो जो टैक्स था ना वो परमानेंट था, फिक्स था। ऐसा नहीं था कि हर बारी टैक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा नहीं था। वो टैक्स जो था वो फिक्स था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि तुम अपने एरिया से हमको इतना अमाउंट कलेक्ट करके दो। अगर तुम हमें इतना अमाउंट कलेक्ट करके नहीं देते हो तो क्या होगा, हमारा तो नुकसान होगा। उस नुकसान को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, हम तुम्हारे पास जो महल है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, उसको नीलाम कर देंगे। इसीलिए तुमको एक फिक्स रेवेन्यू जो है वो अपने एरिया से हमें देना पड़ेगा। और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारे जो एस्टेट्स हैं, तुम्हारे जो महल है, प्रॉपर्टी है, उसको हम नीलाम कर देंगे। और वही हो रहा था बुर्दवन में। बुर्दवन का राजा देने में बिल्कुल भी
जो था वो अच्छे से दे नहीं पाया उनको टैक्सेस। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो थी बुर्दवन के राजा की, उसको नीलाम कर दिया। वो जो और अब नीलाम की जा रहा था, ऑक्शन हो रहा था, तो अब क्या हुआ कि लोग आने लगे खरीदने के लिए। लेकिन धीरे धीरे कलेक्टर ने देखा कि स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि देखो, जो ऑक्शन में परचेजर्स आए वो खरीदने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को, और जो खरीद के लेके गए, तो कौन खरीद के लेकर जाता था? जो सबसे ज़्यादा उसका प्राइस बताएगा और उतना प्राइस पे करने को भी तैयार होगा। अब परचेजर्स तो आए और उन्होंने ख़रीदा भी, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो परचेजर्स थे ये और कोई नहीं बल्कि राजा के सर्वेंट ही होते थे, एजेंट ही होते थे, जो अपने राजा के लिए ख़रीद लेते थे। यानी ये आकर ये नहीं बोलते थे कि हम राजा के सर्वेंट हैं या मैं राजा के लिए काम करता हूँ। ये ख़रीद लेते थे इसलिए क्योंकि ये अपने मास्टर के बिहाव पे ख़रीद लेते थे और ये चीज़ बताते नहीं थे। तो देखने के लिए क्या हुआ कि राजा का उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो राजा का ही अधिकार है, क्योंकि राजा की जो सर्वेंट है, जो एजेंट है, उन्होंने ही वही प्रॉपर्टी अपने राजा के लिए खरीद ली है। और ऐसे हमें पता चला कि 95% से भी ज़्यादा जो सेल हुई थी ऑक्शन में, जो नीलामी हुई थी, वो फिक्सियस थी। यानी कि वो ऐसे ही थी, वो कोई रियल नहीं थी। वो फिक्स करके पहले से चल रहे थे कि हाँ ये राजा के सर्वेंट वगैरह ही खरीद लेते थे। यानी बाहर वाला तो कोई आ ही नहीं पाता था, ज़मींदार पावर में रह ही जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि राजा क्यों पे नहीं कर पा रहे थे, क्यों परमानेंट सेटलमेंट लाना पड़ा। अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। देखो, बुर्दवन राज जो है उसके कुछ जो पार्ट्स थे, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको सेल किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसी को किया जा रहा था, बहुत सारे प्रॉपर्टी की जो है उसे ऑक्शन में ले जाया जाता था, उसमें उसकी नीलामी की जाती थी। हमें तो ये भी पता है कि 18वीं सेंचुरी के ख़त्म होते होते तक 75% जो है ज़मींदारी वो बदल गई थी परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी वो बेची गई थी, उनकी सेल किया गया था उनको। तो क्या है, नए नए लोग ज़मींदार बने, नए नए लोगों के पास में प्रॉपर्टी चली गई। अब ये परमानेंट सेटलमेंट लाना ही क्यों पड़ा, या इसकी क्या ज़रूरत थी? तो देखो, परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स क्यों लेकर आए? वो इसलिए लेकर आए क्योंकि जब से बंगाल में उनका कुछ राज आया था, जब से उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया था, कैप्चर किया था, उसे रूल कर रहे थे, तो वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? वो देख रहे थे कि 1770 से यहाँ की जो रूरल इकनॉमी है बंगाल की, वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर भुखमरी सी फैल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो ड्रॉट हो रहा है, एकदम सूखा पड़ रहा है, या फिर कई बारी लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, कोई बीमारी आ गई है, तो एकदम भुखमरी सी जो है फैल जाती है। और वहाँ पे इस वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट भी जो है वो अच्छा नहीं है, और बहुत अच्छे से हमारे पास एग्रीकल्चर भी नहीं हो पा रहा, ट्रेड भी नहीं हो पा रहा, और इस वजह से जो स्टेट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके पास टैक्सेस भी नहीं आ पा रहे। इसीलिए वो क्या चाहते थे कि इन प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। कैसा सोल्यूशन ढूंढा जाए कि ऐसा सोल्यूशन हो जिससे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो सके। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट यानी कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा, अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा तो अच्छा ट्रेड होगा, और अच्छा ट्रेड होगा तो स्टेट के पास, ब्रिटिशर्स के पास भी अच्छा टैक्सेस आएंगे। तो उस टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, वो अच्छे से उनके पास टैक्सेस का फ्लो आता रहे, इसीलिए वो क्या चाहते थे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो, कैसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप हो, ऐसे लोग हो जो कि हमको परमानेंटली जो है टैक्स देते रहें। अब ऐसा नहीं है कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, जो ब्रिटिशर्स का मानना था कि वो टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, वो टैक्स को फिक्स रखेंगे। वो फिक्स ही अमाउंट जो है उस ग्रुप को देना पड़ेगा लोगों से कलेक्ट करके। और क्या रहेगा कि ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ब्रिटिशर्स कि अगर हमें 10 रुपये चाहिए तो तुम 10 रुपये ही कलेक्ट करो, वो बस बोलेंगे कि हमें 10 रुपये दो। अब अगर वहाँ पे वो ग्रुप जाकर 10 की जगह 15 भी कलेक्ट करता है तो 5 रुपये उस ग्रुप को क्या है, प्रॉफिट है। तो मतलब उस ग्रुप को भी प्रॉफिट हो रहा है, ब्रिटिशर्स को भी प्रॉफिट हो रहा है, और एग्रीकल्चर भी ये लोग इम्प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का मानना था कि एक तीर 3 निशाने होंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और टैक्सेस इनके पास आते रहेंगे, और इस वजह से क्या है, तीनों का प्रॉफिट भी होगा, स्टेट का, एग्रीकल्चर का और इस ग्रुप का।
तो इसीलिए ये परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट में ये जो लोग होंगे जो टैक्स कलेक्ट करके देंगे, इनको इनकम किस वजह से आ रही है? ब्रिटिशर्स की वजह से आ रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको राइट दिए कि तुम टैक्सेस कलेक्ट करो। तो इस वजह से क्या है, ये थोड़े से लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स के तरफ, ब्रिटिशर्स को अच्छा मानेंगे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो तय कर ली गई, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये ग्रुप होगा कौन, कौन लोग होंगे जो कि जाकर ब्रिटिशर्स को टैक्स देंगे। तो बहुत लंबी चौड़े डिस्कशन के बाद ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो तलुकदार्स होते हैं, जिन्हें ज़मींदार कहा जाता है, वो लोग ये काम करेंगे। वो लोग एक परमानेंट जो है टैक्स वो देंगे ब्रिटिशर्स को लोगों से कलेक्ट कर कर, और वही लोग क्या करेंगे, ज़मींदार तो अब वो ज़मींदार नहीं रह गए, अब वो क्या हो गए, वो अपने एरिया के रिवेन्यू कलेक्टर हो गए। टैक्स उनको कलेक्ट करना है, और वो टैक्स किसको देना है? ब्रिटिशर्स को देना है। यही उनका काम हो गया। अब ज़मींदार जो होते थे ना, उनके अंडर में बहुत सारे गांव आते थे। कई बारी एक ज़मींदार के अंदर 400 गांव आते थे। तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स कहते थे एक ज़मींदार के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं उसको हम एक ही ज़मींदारी मानेंगे, और हम कहेंगे कि इतने अपनी एक ज़मींदारी से हमको इतना टैक्स दे दो। वहाँ पर जाएगा अपना जो ज़मींदार है अपने गाँव में, टैक्स कलेक्ट करेगा और हमें देगा। जितना वो टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें से हमारा जो परमानेंट अकाउंट है, जो परमानेंट हमने मांगा है उससे टैक्स, वो हमको देगा। और उस वजह से क्या होगा, उसका भी प्रॉफिट होगा और हमें भी मिल जाएगा। उसने जितना रिवेन्यू कलेक्ट किया वो हमेशा ज़्यादा होगा, किससे? जितना रिवेन्यू कंपनी ने मांगा है, क्योंकि वो ज़मींदार भी तो अपना प्रॉफिट देखेगा ना। तो जितना रिवेन्यू उसने कलेक्ट किया उसमें से क्या है, जितना रिवेन्यू वो है कंपनी मांग रही है वो ब्रिटिशर्स को दे देगा, और जो बच जाएगा वो ज़मींदार की इनकम हो जाएगी। ऐसे ही देखा जा रहा था उस टाइम पर। और अगर ऐसा ज़मींदार नहीं कर पाया किसी भी कारण से, अगर वो ये नहीं दे पाता है टैक्सेस स्टेट को या ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उसके जो महल वगैरह थे, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसको नीलाम कर दिया करते थे, उसको बेच दिया करते थे इन्हीं टैक्सेस को, इन्हीं लॉसेस को। क्योंकि ये लॉस हुआ अगर उनको टैक्स नहीं मिला, तो इन्हीं टैक्सेस को रिकवर करने के लिए, इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो बेच दिया करते थे उसकी प्रॉपर्टी को। अब ये तो हमें पता चल गया कि परमानेंट सेटलमेंट क्यों आया, लेकिन ज़मींदार क्यों पे नहीं कर पाते थे? मतलब अगर ज़मींदार के लिए तो अच्छा था पे करना, उनके पास अच्छी इनकम भी आएगी, वो चाहें तो कितना कितना वसूल ले, लेकिन फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। कंपनी को क्या लगता था, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर हमने रिवेन्यू को फिक्स कर दिया है तो ये तो ज़मींदार के लिए अच्छा है, उनके लिए तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहेगा, हम तो उनसे बार बारी जो प्रॉफिट है उनका कम नहीं करने वाले, क्योंकि हमने तो फिक्स कर दिया टैक्सेस को, हम बढ़ाने ही नहीं वाले उसको। तो ये उनके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक रिटर्न्स मिलेंगे उनको इन्वेस्टमेंट पर, और वो एग्रीकल्चर को अच्छा करेंगे ज़मींदार। लेकिन फिर भी ज़मींदार पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि ज़मींदार क्यों नहीं पे कर पाते। तो इसका आंसर ये है कि वो इसलिए नहीं पे कर पाते क्योंकि इनिशियल डिमांड जो थी ब्रिटिशर्स ने बहुत हाई रख दी थी। देखो, ब्रिटिशर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कभी आगे जाकर बढ़ाने नहीं वाले इन टैक्सेस को, नाम ही है परमानेंट सेटलमेंट, वो परमानेंट ही रह जाएगा एक बार ही जितना उन्होंने टैक्स बता दिया। तो अब वो कोई अच्छे लोग तो थे नहीं, वो अपना प्रॉफिट चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने फिक्स किया ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रख दिया अपने इन टैक्सेस को। कैसे? ये सोचकर कि फ्यूचर में अगर मैं नहीं बढ़ा पाया और एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, लोगों की इनकम अच्छी हो गई, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए अभी ही इतनी ज़्यादा उन्होंने टैक्सेस की डिमांड रख दी कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस बहुत अच्छे लेवल पे चले भी गए, अगर प्रॉफिट होना ज़मींदार को या फिर नॉर्मल पीजेंट्स को स्टार्ट भी हो गया, एग्रीकल्चर आउटपुट ट्रेड अच्छा भी हो गया, तो भी ब्रिटिशर्स के टैक्सेस ना बढ़ाने की वजह से ब्रिटिशर्स को नुकसान नहीं होगा। इतना सब कुछ फ्यूचर का पहले से सोचकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड रख दी थी टैक्सेस की। अब डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है, और मैं कब बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 70s 80s या 70 90s की। उस टाइम पे एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा नहीं था,
जो है लोगों को दिक्कत आती थी, तो इन्होंने क्या किया, डिमांड ही इतनी हाई रख दी कि ज़मींदार जो है पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब पीजेंट ही ज़मींदार को पे नहीं कर पाएगा तो ज़मींदार कहाँ से पे करेगा। और ये लोग क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे कि अभी ये तुमको टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे ही एग्रीकल्चर अच्छा होगा तुम्हारे ऊपर से बर्डन चला जाएगा, इसीलिए टैक्सेस तो यही फिक्स है। तो टैक्सेस की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, पहला रीज़न तो ये था। दूसरा क्या था कि प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसके प्राइसेस अच्छे नहीं थे। अब जब उसके प्राइसेस अच्छे नहीं थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, ट्रेड अच्छा नहीं हो रहा, तो जब लोगों के पास पैसे होंगे नहीं तो वो ज़मींदार को देंगे कैसे। अब ज़मींदार के पास पैसे आएंगे नहीं तो ज़मींदार टैक्स कैसे देगा। तो उन्होंने जिस टाइम पर ये सिस्टम लेकर आए उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं था, और उस टाइम पर इन्होंने डिमांड भी हाई रखी थी। इस वजह से जो है ये रयोट्स मतलब कि पीजेंट जो है वो ज़मींदार को नहीं दे पा रहे थे, और ज़मींदार स्टेट को टैक्सेस नहीं दे पा रहा था। तीसरा जो ये रीज़न था वो था सनसेट लॉ। अब देखो क्या था कि चाहे आपका हार्वेस्ट कैसा भी हो, चाहे आपकी खेती अच्छी हुई हो चाहे बुरी हुई हो, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल टाइम पे देना पड़ेगा, और उसमें कुछ भी माफ़ नहीं किया जाएगा कि इस बारी आपकी खेती अच्छी नहीं हुई तो आप कम दे सकते हो। ऐसे कुछ रूल्स थे, वो कारण बने कि ज़मींदार नहीं पे कर पाते थे, पीजेंट्स पे नहीं कर पाते थे ज़मींदार को, और ज़मींदार स्टेट को नहीं पे कर पाते थे। और कुछ अलग टाइप के लॉज भी थे, जैसे सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने पहले बोल दिया था कि इस डेट की शाम तक सूरज डूबने से पहले या सूरज डूबने तक हमारे पास जो है पेमेंट आ जानी चाहिए, टैक्सेस आ जाने चाहिए, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, ज़मींदार के जो महल वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है, उनको नीलाम कर देंगे। तो ऐसे लॉ वगैरह भी एक कारण थे जिस वजह से पेमेंट नहीं मिल रही थी ब्रिटिशर्स को। फोर्थ क्या था कि ज़मींदार की पावर को लिमिट करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। ये परमानेंट सेटलमेंट की वजह से ज़मींदार की जो पावर थी उसको लिमिट कर दिया गया था, और वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, ज़मींदारी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या फिर रेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो ये तो मानते थे कि ज़मींदार बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, यही उनको टैक्सेस देगा, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इनकी अथॉरिटी बढ़े नहीं, बल्कि क्या है, हम इन ज़मींदार्स को बांध कर रखें। इसीलिए ज़मींदार्स के जो ट्रूप्स वगैरह थे, उसके साथ में जो रहते थे आर्मी वगैरह, उनको हटा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, जो अपना ज़मींदार का कोर्ट वगैरह खुद होता था उस तक को हटा दिया गया, लोकल पुलिस आ गई, लोकल कोर्ट आ गई। अब ज़मींदार का अपना कोई कोर्ट नहीं है, ज़मींदार को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के कोर्ट में जाना पड़ेगा कोई केस लेकर। ऐसे ही कलेक्ट्रेट, जो कलेक्टर वगैरह थे, वो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी के रूप में उभरे। ऐसे ही ज़मींदार की बहुत सारी पावर जो है उसको क्या कर दिया, बांध के रख दिया, बहुत सारी पावर उनसे छीन ली गई। और मान लो कई बारी क्या है कि राजा किसको कह रहे हैं, यहीं पे ज़मींदार को ही कह रहे हैं कि अगर ये ज़मींदार, ये राजा, ये तलुकदार जो है वो नहीं दे पाते हैं टैक्सेस, तो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स अपने एक ऑफिसर को भेज देते थे, और उस ऑफिसर को भेज देते थे उसके यहाँ पर कहते हुए कि जाओ उस ज़मींदार के एरिया में जाओ और उसके पावर को एकदम डिस्ट्रॉय कर दो, और उस एरिया का तुम क्या है, अथॉरिटी अपने हाथ में ले लो, अब तुम ही वहाँ के हेड बन जाओ, क्योंकि अब वो तो पे नहीं कर पाए हैं। अब ज़मींदार क्या करते थे, ज़मींदार खुद तो टैक्स कलेक्ट करने जाते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, अपने एक ऑफिसर को भेजते थे, अपने एक आदमी को भेजते थे जिन्हें अमला कहते थे, और वो जाके ये रेंट वगैरह कलेक्ट किया करते थे। अब रेंट कलेक्शन ना एक पेरिनियल प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई बारी जो है खेती अच्छे से नहीं हुई, कई बारी एग्रीकल्चर ट्रेड अच्छे से नहीं हुआ, इस वजह से पीजेंट्स दे नहीं पाते थे। और कई बारी क्या होता था कि पीजेंट नहीं दे पाते थे, और कुछ ऐसे विलेज हेडमैन थे, कुछ ऐसे रिच रयोट्स थे, रिच पीजेंट थे, जिन्हें ज्योतिदार या मंडल्स कहा जाता था, वो ज़मींदार को अच्छे पोजीशन में देखकर खुश नहीं होते थे, तो ज़बरदस्ती वो क्या करते थे, पैसा नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, और अदर पीजेंट जो थे उनको भड़काया करते थे कि तुम भी इस ज़मींदार को पैसे मत दो। तो इस वजह से भी ज़मींदार को ट्रबल में देखने के लिए, या उसकी ज़मीन जो है वो नीलाम की जाए और वो लोग उससे जाकर खरीद लें, इसलिए भी रायोस जो है वो ज़मींदार को पैसे नहीं देते थे।
और ज़मींदार के पास अपनी कोर्ट तो थी नहीं पहले की तरह। तो अगर कोई उसको नहीं दे रहा है या फिर उसको दिखाना है कि ये डिफ़ॉल्टर है, ये तो जानबूझ के मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो ये सब करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अपनी कोर्ट तो उसके पास है नहीं। जैसे बुर्दवन में 30,000 केसेस थे 1798 जो है इस ईयर में, किस चीज़ को लेकर, इसी चीज़ को लेकर कि इस इंसान ने टैक्सेस नहीं दिए हैं। तो वो लोग चले तो जाते थे कोर्ट, लेकिन कोर्ट का सिस्टम कैसा था, बहुत बहुत दिनों तक केसेस चल रहे हैं। तो 30,000 केसेस पेंडिंग थे इसी चीज़ को लेकर कि ज़मींदार गए थे और वो लोग पे नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों पर केसेस चल रहे थे। तो इस तरीके से ज़मींदार की जो पावर है उसको क्या किया गया था, लिमिट कर दिया गया था। उनको ज़्यादा पावर मिली नहीं थी, उनसे काफ़ी सारी पावर छीन ली गई थी परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद। अब देखते हैं द राइज ऑफ द जोतीदार्स। देखो क्राइसिस चल रहे थे 18 सेंचुरी, जब तक ख़त्म होने का टाइम आया तब तक ज़मींदार जो है वो क्राइसिस फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ जो रिच पीजेंट होते हैं, जो मैंने अभी बताया, मंडल्स हो गए, जोतीदार्स हो गए, ये अब बहुत अच्छी पोजीशन में आना स्टार्ट कर देते हैं। अगर फ्रांसिस बकनन के सर्वे में देखें, जो कि उन्होंने दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया था नॉर्थ बंगाल में, तो हमको पता है कि ये जो रिच पीजेंट है इनको ही जोतीदार्स कहा जाता था। और 19वीं सेंचुरी तक ये लोग बहुत अच्छे पोजीशन में थे, इनके पास बहुत अच्छी लैंड थी, कई बार 1000 एकर्स ऑफ लैंड इनके पास में होती थी। लोकल ट्रेड तक को ये लोग कंट्रोल करते थे, इनके पास लैंड भी थी, लोकल ट्रेड किया करते थे, मनी लैंडिंग किया करते थे, पैसे देते थे, पावर भी थी इनके पास। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे। और इनके पास जो लैंड थी वो कैसी थी कि इस लैंड पे शेयर क्रॉपर के थ्रू ही उनके पास जो है वो लेबर जो होता था, शेयर क्रॉपर के थ्रू ही उनके पास में हार्वेस्ट आता था, खेती होती थी। शेयर क्रॉपर क्या थे कि उनकी जो लैंड होती थी उस पर कुछ लोग, कुछ पीजेंट आते थे जो कि अपना ही प्लो लेकर आएंगे, उसके जो लैंड है, यानी कि ये जो जोतीदार है उसके लैंड पे आकर काम करेंगे, कुछ लेबर अपना प्लो लेकर आएंगे और उसके बाद जो खेती होगी वो आधी उसमें से खेती खुद रखेंगे और आधी जो होगी वो किसको दे देंगे, जोतीदार को दे देंगे। इन्हीं शेयर क्रॉपर्स को अधियार्स या बरगरदार्स जो है वो भी कहा जाता था। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या था, यानी ज़मींदार और जोतीदार में डिफरेंस क्या था। देखो ज़मींदार या जोतीदार में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि ज़मींदार रहते थे शहरों में और बस टैक्स कलेक्ट करने के लिए आ जाते थे गांव में, लेकिन जोतीदार गांव में ही रहते थे और इसीलिए इनकी जो पावर है वो ज़्यादा थी। ये लोग लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहते थे, ज़्यादा टच में रहते थे और इसीलिए जो रयोट्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो इनकी बात मानते थे, क्योंकि ये लोग गांव में रह रहे हैं तो ये लोग की बात ज़्यादा मानी जाती थी, पीजेंट्स इनको ज़्यादा मानते थे। दूसरा, ये लोग क्या करते थे कि भड़काया करते थे अदर पीजेंट को, किसके अगेंस्ट में, इन्हीं ज़मींदार के अगेंस्ट में, कि ये तो तुम्हारा राजा है, ये एक तरीके से तुम्हारा राजा है, फिर भी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं देख रहा, हर बारी चाहे तुम्हारी खेती अच्छी हो ना हो तुमसे पैसे लेने के लिए आ जाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को नहीं देखता है, हर बारी तुमसे टैक्सेस कलेक्ट करता है। ऐसे ही ये लोग क्या करते थे कि ज़मींदार के या ज़मींदार का जो आदमी आता था उसके अगेंस्ट में जो नॉर्मल पीजेंट्स हैं, जो गरीब पीजेंट हैं, उनको भड़काया करते थे और इस वजह से उनको टैक्सेस नहीं देने देते थे। और ये पीजेंट क्या करते थे, फिर ज़मींदार को टैक्सेस नहीं देते थे और ज़मींदार के जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम कर दिया जाता था। अब क्या होता था कि रॉयल्स तो इनके अंडर में आ गए, रयोट्स पर तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इन जोतीदार का और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी थे नॉर्थ बंगाल में। धीरे धीरे इनकी पोजीशन अच्छी होती जा रही थी और कई बारी क्या होता था कि अब देखो जोतीदार्स का किस पर इन्फ्लुएंस है, नॉर्मल पीजेंट पर, और नॉर्मल पीजेंट अगर पैसे नहीं देंगे तो टैक्सेस कैसे आएंगे ज़मींदार के पास, तो ज़मींदार की जो भी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम कर दिया जाएगा और जब प्रॉपर्टी नीलाम होगी तो कौन खरीदने जाएगा, यही जोतीदार, यही मंडल उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चले जाया करते थे और कई बारी खरीद भी लेते थे। अब नॉर्थ बंगाल में सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर के रूप में, पावरफुल फिगर के रूप में जो है इमर्ज हो रहे थे। इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया में जाना जाता था, कुछ जगह इन्हें हलोदार्स, कुछ जगह गांटीदार्स और कुछ जगह इनको मंडल्स भी कहा जाता था। और इनके स्ट्रांग होने की वजह से ज़मींदार जो है वो कमज़ोर होने लगे थे। अब है ज़मींदार्स रेजिस्ट।
देखो ये लोग कमज़ोर ज़रूर होने लगे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ज़मींदार एकदम कोलैप्स होने लगे थे। परमानेंट सेटलमेंट की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको नीलाम तो किया जाता था अगर ये टैक्सेस नहीं देते थे, लेकिन ये भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के साथ में आए थे। देखो इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई इसी लॉ को रजिस्ट करने की। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? फिक्स या सेल की स्ट्रैटेजी थी। क्या करते थे? ये जो सेल्स थे उसको मैनिपुलेट क्या करते थे? फिक्स या सेल था। जैसे कि सबसे पहले ये क्या करते थे कि हर एरिया या हर ज़मींदार के पास उसकी ज़मींदारी होती थी, तो कुछ ज़मींदारी जो है वो अपनी माँ के नाम पर या अपनी वाइफ के नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि अगर कोई लैंड जो है विमेन के नाम पर होगी तो हम उसको लेंगे नहीं या फिर उसका ऑक्शन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर इन्होंने क्या किया कि विमेन के नाम पे कर दी, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती थी? बच जाती थी नीलाम होने से। तीसरा इन्होंने क्या किया कि इनके जो एजेंट होते थे वो आके मैनिपुलेट करते थे ऑक्शंस को। कैसे? देखो अब राजा जो ज़मींदार है उसके पास तो लैंड रहा नहीं, उसे तो अब क्या किया जा रहा है? नीलाम किया जा रहा है उसके प्रॉपर्टी को। अब उसके एजेंट आ गए, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसके एजेंट हैं, लेकिन फिर भी क्या किया? उन्होंने खरीद लिया। अब किसी को पता ही नहीं है कि राजा के एजेंट हैं, उन्होंने तो प्रॉपर्टी ज़्यादा बोनी लगाकर जो है वो खरीद ली। अब जब खरीद ली तो उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो अब इसका प्राइस नहीं दे सकते। अब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने फिर से वो प्रॉपर्टी नीलाम की, फिर से राजा के किसी एजेंट ने खरीदा, फिर से उसने कहा कि हम नहीं पे कर पाएंगे। और ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार होता था। इतनी बार हो जाता था कि ब्रिटिशर्स तंग हो जाते थे और जो और खरीदने वाले लोग आते थे वो भी तंग हो जाते थे। लास्ट में क्या करते थे? ब्रिटिशर्स वही प्रॉपर्टी ज़मींदार को ही बहुत कम प्राइस में जो है वापस से उसको ही दे दिया करते थे कि तुम्हारी ज़मीन है, तुम ही रखो, और उसके बदले में उससे कोई लो प्राइस जो है वो ले लेते थे। क्योंकि हर बारी वो क्या है, तंग आ जाते थे इस साइकिल की वजह से कि कोई आ रहा है, खरीद रहा है, लेकिन पैसा तो दे नहीं रहा है। तो इस वजह से क्या होता था कि कभी भी जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो उन्होंने क्यों ये सिस्टम रखा था नीलामी का, ताकि वो जो लॉसेस है उसको रिकवर कर पाए, लेकिन वो कभी भी एक्चुअल में वो लॉसेस रिकवर ही नहीं कर पाए। और उस टाइम पे 1793 से लेकर 1801 यानी कि इन टाइम में जो है बहुत बड़ी ज़मींदारी बंगाल में जो थी वो जो है बेनामी परचेजेज हुए थे वहाँ पर, और करीब करीब 30 लाख के बेनामी परचेज हुए थे, जिसमें से 15% सेल जो थी वो क्या थी? फिक्सियस थी, कि कोई ना कोई आके ख़रीद तो लेता था, लेकिन वो किसने ख़रीदा वो पता नहीं, और फिर वो कहता था कि अब तो मैं इसका प्राइस दे नहीं सकता। अब क्या था कि सिर्फ यही स्ट्रैटेजी नहीं थी, एक और स्ट्रैटेजी थी, और वो क्या था कि मान लो कभी किसी ने खरीद भी लिया, कोई राजा का एजेंट नहीं खरीद पाया, कोई दूसरे ही इंसान ने आके खरीद ली ज़मीन, तो उस वजह से क्या होता था कि उसने आके ज़मीन तो खरीद ली, लेकिन वहाँ की जो प्रजा है, जो रयोट्स है, वो क्या चाहते थे कि ये ज़मींदार क्या है? हमारा राजा है, तो हमारे राजा को हटा के कोई और कैसे आ सकता है? इसलिए वो उन लोगों को कभी भी एंटर ही नहीं करने देते थे। ऐसे ही पहले जो ज़मींदार रहा है उसके कुछ लठियल्स होते थे, कुछ लोग होते थे बॉडीगार्ड वगैरह, वो जो नया आदमी आया जिसने ख़रीदा इस प्रॉपर्टी को, उसको धमका कर आ जाते थे या उसके साथ मारपीट करके आ जाते थे, तो वो लोग डर जाते थे और फिर उस एरिया को या फिर उस प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाया करते थे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी जिस वजह से क्या होता था कि ज़मींदार के अलावा कोई उस प्रॉपर्टी को ले ही नहीं पाता था, क्योंकि रयोस या लठियल ऐसा उसे करने ही नहीं देंगे। अब क्या है, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में हमने देखा कि ये जो डिप्रेशन था ये ख़त्म हो जाता है। कैसा डिप्रेशन? ये प्राइसेस कम चल रहे थे, एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा नहीं था, ट्रेड अच्छी नहीं थी, ये ट्रबल जो है वो ख़त्म हो जाती है। और 1790s के बाद से जो सर्वाइव कर गए, जो लोग, जो ज़मींदार सर्वाइव कर गए, अब उनकी पोजीशन क्या है? 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है 1800 से। अब वो जो है रिवेन्यू भी देना अच्छे से दे पाते हैं, और अब रिवेन्यू देने का जो ये सिस्टम भी है वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी देख ली कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब ज़मींदार की पावर जो है वो और ज़्यादा क्या होती है, उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है कि पहले तो वो लोग वीक हो रहे थे, लेकिन अब उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s का था तभी जाकर ज़मींदार जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, और ज्योतिदार्स की पावर जो है
वो अच्छी हो जाती है, नहीं तो उससे पहले ज़मींदार भी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।